तो ये हो गया। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन। तो इसमें एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन होता है। तो एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए ये जब एक्वापोरिन यहाँ पे आ जाएगा टू, तो एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन होगा। और इओलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हमको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा आगे हम बताते हैं। विद कंटिन्यूड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन, यूरिन ऑस्मोलैलिटी मोर देन सीरम ऑस्मोलैलिटी। तो देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई, इसी का यहाँ पे मैकेनिज्म बताया गया है। तो देखिए कैसे बॉडी रिस्पॉन्स टू वाटर रिटेंशन विद डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन। तो देखिए जब यहाँ से ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा SIADH की कंडीशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन हुआ तो उस वजह से बॉडी क्या करेगी, ये रास सिस्टम जो है, तो रास सिस्टम को इनहिबिट कर देगी। रास सिस्टम जब इनहिबिट होगा तो एल्डोस्टेरॉन जो होगा ये कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रास जो है यही जब एक्टिवेट होता है तो रेनिन सिक्रिएट होता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को 1 में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये लंग्स में जाता है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 ये सिंथेसिस करता है एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए एल्डोस्टेरॉन वर्क करता है इस पे, यहाँ जीन पे वर्क करेगा, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस का फॉर्मेशन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ से सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम इधर चला जाएगा। और ऐसा जब होगा तो सोडियम के साथ वाटर भी रिटेन होता है। अब इसका काम क्या है हम यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए बॉडी रिस्पॉन्ड टू वाटर रिटेंशन विद डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन एंड इंक्रीज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड BNP। ठीक है, तो ये दोनों इंक्रीज होगा, ये रास को ही इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। तो इसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब एल्डोस्टेरॉन आके वर्क कर रहा था इस पे, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस ज़्यादा बन रहे थे, और जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस ज़्यादा बन रहे थे तो यहाँ से ज़्यादा सोडियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा था। ठीक है, अब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था तो इधर आ गया, लेकिन जब एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं वर्क करेगा, तो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज हैं ये नहीं बनेंगे। तो जो सोडियम यहाँ आ रहा था वो यहाँ से यहाँ आना था वो नहीं आएगा, इस वजह से सोडियम देखिए यहाँ लॉस हो जाएगा। तो वही यहाँ बताया गया कि इंक्रीज यूरिनरी सोडियम सिक्रेशन, तो यूरिनरी सोडियम सिक्रेशन ये बढ़ जाएगा। और नॉर्मलाइज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो होगा ये नॉर्मलाइज रहेगा। कैसे नॉर्मलाइज रहेगा, तो देखिए यहाँ से ADH की प्रेजेंस में ये ज़्यादा वाटर तो रिटेन हो रहा है, लेकिन जब ये फिल्टर होके यहाँ आ रहा है, तो जब यहाँ सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो सोडियम के साथ यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो जब सोडियम नहीं एब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से वाटर यहाँ लॉस हो जाएगा। तो देखिए वाटर यहाँ से आया, और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन से जाके किडनी के थ्रू फिर ये वाटर यहाँ से निकल गया। बस यहाँ पे नुकसान क्या हुआ कि सोडियम को जिसको यहाँ पे एब्जॉर्ब होना था उसको यहाँ पे नहीं एब्जॉर्ब होने दिया गया, और सोडियम यहाँ से लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो वही है कि सोडियम सिक्रेशन बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो देखिए क्यों इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ, वही एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि यहाँ से सोडियम लॉस हो गया इसके ना काम करने की वजह से, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हुआ, और यहाँ से जो एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड सर्कुलेशन में, ये वापस जाके यहाँ से देखिए किडनी के थ्रू ये यहाँ से ऐसे चला गया, और यहाँ ये जब सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो वाटर भी नहीं एब्जॉर्ब हुआ, तो ये एक्सेसिव वाटर जो था यहाँ से जो एब्जॉर्ब हुआ था ये यहाँ से लॉस हो जाता है, इस वजह से इवोलेमिक होता है। ठीक है, तो इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया का हमको मेन वो समझ में आ गया क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में देखिए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर दें, सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसका यही है। तो जब फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज जो हो रही थी उसकी वजह से रास इनहिबिट हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से ये अपना काम करने लगेगा, क्योंकि रास स्टिमुलेट होगा और एल्डोस्टेरॉन वो होगा, तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होगा। और उसके अलावा फिर देखिए साल्ट टैबलेट, तो हम साल्ट टैबलेट यहाँ पे देंगे, तो साल्ट टैबलेट देने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो लॉस हो रहा है वो मेंटेन हो जाए। साल्ट टैबलेट, IV हाइपरटोनिक सलाइन हम देंगे। ठीक है, तो IV हाइपरटोनिक सलाइन जब देंगे तो इससे क्या होगा कि सीरम में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और डायूरेटिक्स हम देंगे, लेकिन डायूरेटिक्स में हम थायाजाइड बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक्स नहीं देना है, क्योंकि थायाजाइड डायूरेटिक्स ये हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है। ठीक है, और ADH एंटागोनिस्ट हम देंगे, क्योंकि ADH के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। और ADH एंटागोनिस्ट में हम क्या देंगे, देखिए कॉनिवेप्टन, डॉलवेप्टन और डेमेक्लोसाइक्लिन। और उसके बाद फिर ये देखिए SIADH कॉज इंक्लूड हील्ड अप वाटर, तो SIADH के कॉज की बात की गई है, तो देखिए हील्ड अप वाटर, तो ये हील्ड से हम याद रखेंगे। तो देखिए हील्ड से हो गया
हेड ट्रॉमा, और हेड ट्रॉमा के साथ साथ सीएनएस डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मेनिंगोसिफिलाइटिस, ठीक है, ये सीएनएस डिसऑर्डर में। और एक्टोपिक एडीएच, एक्टोपिक एडीएच का एग्जांपल क्या है, पैरा न्यूप्लास्टिक एसाइड एडीएच। तो पैरा न्यूप्लास्टिक एसाइड एडीएच में देखिए स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, इसमें एडीएच जो होता है ये ज़्यादा सिक्रेट होता है, ठीक है, ये हुआ। और उसके अलावा देखिए एक्सोजिनस हार्मोन जैसे वेसोप्रेसिन है, डेस्मोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये एडीएच के एनालॉग है, इसको जब हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको एसआईएडीएच की कंडीशन देखने को मिलेगी। और लंग्स डिसीज़ है जैसे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, तो इसमें भी हमको एसआईएडीएच देखने को मिलेगा। और कुछ ड्रग्स हैं जैसे ये एसएसआरआईज, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसी तरीके से कार्बामाजेपिन्स या क्लोफाइब्रेट, इसी तरीके से साइक्लोफॉस्फोमाइड्स या विनक्रिस्टिन। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं ये एसआईएडीएच कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये हमने एसआईएडीएच कॉज देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम देख लें, ये देखिए ग्राफ में क्या दिखाया गया। तो देखिए एसआईएडीएच क्या करता है, एसआईएडीएच एडीएच को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एडीएच को स्टिमुलेट करेगा और एडीएच बढ़ेगा। तो एडीएच बढ़ने की सूरत में क्या होगा, हमने यहाँ पे देख लिया कि ये वाले मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा और सोडियम लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ से जो वाटर लॉस हो रहा था ये कंपनसेटरी होगा, यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था इस वजह से यूओलेमिया हमको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से हाइपोनाइट्रीमिया हमको देखने को मिलेगा। यूओलेमिक हाइपोनाइट्रीमिया का ये मेन मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये एडीएच जब यहाँ मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है तो वाटर यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज कर देगा क्योंकि वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। और डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम जो है ये कम हो जाएगा क्योंकि वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ये यहाँ बताया गया। और यहाँ पे देखिए कि सीरम की ऑस्मोलैलिटी जब कम होती है तो ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देती है। इसी तरीके से सीरम का वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है, तो जब सीरम का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में भी हाइपोथैलेमस इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिट होने के दो वो हैं कि ऑस्मोलैलिटी और वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए स्टिमुलेट करने के लिए भी दो होंगे, तो देखिए यहाँ पे सीरम ऑस्मोलैलिटी दिखाया गया था कि जब ये ज़्यादा होगी 280 से ज़्यादा तो ये स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को एडीएच सिक्रेट के लिए। और सीरम का वॉल्यूम भी जब कम होता है ना, जब सीरम का वॉल्यूम कम हुआ, हम दो कंडीशन ऊपर बात किए, यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को और यहाँ से एडीएच सिक्रेट होता है और ये मेंटेन करना चाहता है सीरम वॉल्यूम को भी, ठीक है, ये हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की बात की गई है, तो देखिए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट कर देता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एडीएच का सिक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की बात की गई और बाकी हमने पूरी बात कर ली। तो आज के इस टॉपिक में हमने यही देखा कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन में ये इओलेमिक हाइपोनाइट्रीमिया क्यों देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें कहीं भी अगर आपको परेशानी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।